हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स की तरह हम आज भी इंडियन पॉलिटी डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक होगा दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अमेंडमेंट। उसके बाद दोस्तों पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज़, भाग 5 संघ और उसके अंग। ठीक है दोस्तों, आज ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सब थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। कल दोस्तों हमने मिसलेनियस जी के फैक्ट्स भी पढ़ा था और इंडियन पॉलिटी में रिट्स के बारे में जाना था कि 5 तरह की रिट्स होती हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, कब कब वो लगाए जाते हैं, क्या होते हैं रिट्स। आर्टिकल 32 और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के थ्रू इसमें दिया हुआ संविधान के बारे में। दोस्तों उसको आप जरूर रिवाइज करें, रिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब दोस्तों आज हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। क्या है 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दोस्तों इसको आपातकाल के दौरान लाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की। ठीक दोस्तों, और इस बिल को किसने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों? इस बिल को HR गोखले ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक दोस्तों, ये नाम इंपॉर्टेंट है, HR गोखले। जब 42वां संविधान संशोधन आपके दिमाग में आए तो आपको HR गोखले याद आना चाहिए। और दोस्तों इसने कानूनों की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। मतलब जो भी कानून में संवैधानिक वैध है या अवैध, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता था, उसकी पावर को इससे संशोधन ने कम कर दिया। और दोस्तों इसने राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य होंगे, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी इसी संशोधन के थ्रू लाए गए थे। ठीक दोस्तों, भाग 4 है। और दोस्तों इसने संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसने संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, और इस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट की इस संशोधन SC मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, इस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी कई शक्तियां छीन ली और राजनीतिक व्यवस्था की संसदीय संप्रभुता की ओर ले गए। मतलब दोस्तों इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इस 42वें संविधान संशोधन से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया गया और दोस्तों संसद की शक्ति को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है संसदीय संप्रभुता, मतलब संसद की ही संप्रभुता रहेगी। ठीक दोस्तों, तो ये इसका एक फीचर है 42वें संविधान संशोधन का। और इस संशोधन ने राज्य सरकारों से अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को दी। ठीक है दोस्तों, और इस संशोधन ने प्रस्तावना में भी संशोधन किया। ठीक है दोस्तों, वो तो हमने पढ़ाई था कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 सब दोस्तों लाए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। मतलब दोस्तों इस संशोधन ने प्रस्तावना में भी संशोधन किया और भारत का विवरण, ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब 42वें संविधान संशोधन से पहले ही ऐसा लिखा हुआ था प्रस्तावना में, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। ठीक दोस्तों, तो ये इससे थ्रू चेंज आया था। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो और आगे है दोस्तों कि 43वां और 44वां संविधान संशोधन, CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, 43वां और 44वां संविधान संशोधन जनता दल द्वारा 1978 में लाया गया था। जनता दल ने 42वें संविधान संशोधन के प्रभाव को कम करने के कई प्रयास किए, लेकिन तो सफल नहीं हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बाद में जनता दल चुनाव, देश में आम चुनाव है दोस्तों लोकसभा के, और जनता दल की सरकार बनी और 1978 में इसने 43वां 44वां संविधान संशोधन लाया। और दोस्तों इसके जो भी 42वें के तहत जो भी चेंजेस किए गए थे उसको कम करने के फंड डाले, लेकिन दोस्तों सफल नहीं हो सके। अब दोस्तों 31 जुलाई 1980 को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के 2 प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया कि दोस्तों कि जो किसी भी CAA मतलब जो किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न में बुलाए जाने से रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों लिखा गया था कि अगर कोई भी संविधान में संशोधन होता है तो उसको आप सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दोस्तों इस मिनर्वा मिल्स विवाद पर यह चीज़ खत्म कर दिया कि मतलब इसके मतलब 31 जुलाई 1980 के बाद अगर कोई संविधान में संशोधन होता है तो उसको न्यायालय में जाके हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ। अब आगे दोस्तों ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन। इसके मेन फीचर्स जो थे ये सारे मैंने लिखे और बताए भी आपको। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर ध्यान दीजिए, इससे कहीं न कहीं एक ना एक क्वेश्चन हमेशा लड़के आ जाता है।
अब दोस्तों हमारा अगला पार्ट है पार्ट 4 है वो मौलिक कर्तव्य। जैसा कि दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा कि फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया था। इसमें पहले 10 वो थे कर्तव्य थे और फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के थ्रू उसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया पढ़ाई लिखाई वाला 6 से 14 साल का। तो इसके बारे में हम, ये छोटा है मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या क्या है 10-11 ड्यूटीज हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर जब भी फंडा मौलिक कर्तव्य का नाम है तो दोस्तों ये समिति आपको जरूर याद आना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लाया गया था यह। और इसमें इसके क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, इसकी विरासत को संजोना, मतलब जो भी हमारी भारतीय विरासत है उसको संजोएं, इसकी समग्र संस्कृति को संरक्षित करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, इसकी रक्षा में सहायता करना, और दोस्तों भाईचारा और पर्यावरण को बढ़ावा देना, हिंसा का त्याग करना और जीवन के सभी दिशाओं में उत्कृष्टता का प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एफडी बाध्य कर दें, मतलब हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ये सब करने के लिए हमें बाइंड करती है। तो दोस्तों ये सब हमें सही में करना चाहिए, अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए दोस्तों, हिंसा का त्याग करें और अपनी संस्कृति का सम्मान करें, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करें, नेशनल एंथम का सम्मान करें। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारा जो है भाग 4 में लिखा हुआ है। और दोस्तों ये एक इसमें ऐड किया गया और एक जो 11वां फीचर था दोस्तों वो ये था कि प्रत्येक माता पिता यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में शिक्षा का अधिकार मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इसको यही एक 11वां अधिकार था जो मैंने लिखा है 11वां एक, तो यही एक बाद में ऐड कर दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के थ्रू। ठीक है दोस्तों, राइट ऑफ एजुकेशन ये। अब आ गया दोस्तों पार्ट 5, संघ और उसके अंग, यूनियन एंड इट्स पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोस्तों सीएजी, भारत का महालेखा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये सब इसमें अंतर्गत आते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा आज है थोड़ा कल भी रहेगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इसको तो आप आराम से देखिए। तो दोस्तों भाग 5 मतलब पार्ट 5, संघ और उसके अंग। इसके अंदर दोस्तों 3 पार्ट है हमारे, संघ कार्यकारिणी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर, और संघ न्यायपालिका मतलब यूनियन जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, और ये काग सीएजी, भारत के महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों संघ कार्यकारिणी में दोस्तों अब एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर और जुडिशरी को। तो आज हम एग्जीक्यूटिव का थोड़ा पार्ट ही डिसाइड कर पाएंगे, फिर आगे के लेक्चर्स में हम वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों संघ कार्यकारिणी मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है दोस्तों, हमारा ये एक राष्ट्रपति है जो कि हेड ऑफ स्टेट होता है दोस्तों, ठीक, और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और दोस्तों MP MLA ये सब होते हैं। तो दोस्तों अब हमारा राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। इसको खाली नॉमिनल पावर दिए गए हैं, मतलब दोस्तों कि इसके पास भी जो राष्ट्रपति के पास हमारे पावर है वो नॉमिनल है, रिक्त टाइप से हैं, और असली ताकत मंत्रिपरिषद के हाथों में है, कैबिनेट मिनिस्टर के हाथों में। ठीक दोस्तों, प्रधानमंत्री दोस्तों सरकार का मुखिया और रियल पावर भी इसी के पास होती है। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है दोस्तों कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा जो कि निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। ठीक दोस्तों, भारत का एक अनुच्छेद, हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 52 में दोस्तों लिखा हुआ है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा जो कि निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे संघ कार्यकारिणी में कौन कौन होता है। दोस्तों यूनियन एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों ये हमारे 4 चीजें आती हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आगे हमारा निर्वाचक मंडल कि ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। अब दोस्तों इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, दोस्तों MP प्लस MLA प्लस दिल्ली, MP प्लस MLA और दिल्ली पौंडीचेरी के MLA। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारे निर्वाचक मंडल में आते हैं, इसको भी हम आगे और देखते हैं। और चुनने की विधि क्या होती है दोस्तों राष्ट्रपति के, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, PRS-STV। ठीक दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, PRS-STV। दोस्तों ये राष्ट्रपति के चुनने की विधि होती है, इसको आप जरूर याद रखें। ये अगर इसको आपको डिटेल में जाना हो तो दोस्तों किताब की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब चूंकि हम लोग ऑप्शनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ खाली नाम पूछा जाएगा,
इसकी टर्मिनोलॉजी, उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। मतलब एक तरह से दोस्तों एक एक एमपी और एक एक एमएलए के वोट का कैलकुलेशन किया जाता है रेशियो के माध्यम से, जिस स्टेट का जितना पॉपुलेशन होता है उस हिसाब से दोस्तों, इसीलिए इसको ऐसा लिखा गया है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक दोस्तों, और दोस्तों हम देख लेते हैं कि थोड़ा डिटेल में कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है। सबसे पहला दोस्तों, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। ठीक दोस्तों, मतलब कोई उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। ये टर्म दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा कुछ भी, लेकिन इसको जोड़ा गया है। तो दोस्तों योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है 35 साल या उससे ज़्यादा हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। अब देखते हैं हम दोस्तों की राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें डिटेल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। एमपी, एमएलए, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य। तो देखिए दोस्तों 3 ये हैं। तो दोस्तों ये 3 क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एमपी। ठीक दोस्तों, और दोस्तों राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये हो गया दोस्तों हमारा एमएलए। ठीक दोस्तों, और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली और पुडुचेरी तो 3 पार्ट में हो गए। जो भी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतलब एमपी, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब एमएलए, और दोस्तों दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य। खाली यही दोनों यूनियन टेरिटरी के सदस्य आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टर्म है दोस्तों कि एक हमारे राष्ट्रपति से वीवी गिरी, जो 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति थे हमारे देश के। तो दोस्तों ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, मतलब ये स्वतंत्र सदस्य के रूप में इन्होंने लड़ा। और दोस्तों खाली इन्हीं के टाइम में सेकंड स्टेज वोटिंग हुई, मतलब जो इनके टाइम फर्स्ट स्टेज वोटिंग हुई होगी वो PRSS TV के थ्रू, वो दोस्तों टाई अप हो गया था, रद्द हो गई। इसलिए दोस्तों से खाली यही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके टाइम पे सेकंड स्टेज वोटिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनको चुनने के लिए। ठीक दोस्तों, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि 5 साल के पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, और इस्तीफा किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक दोस्तों, और इनको महाभियोग लगा के हटा सकते हैं, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, इम्पीचमेंट, संविधान का उल्लंघन करने पर। ठीक है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो दोस्तों महाभियोग लगा के इसको हटा सकते हैं। और दोस्तों महाभियोग का प्रोसेस ये होता है दोस्तों कि इसको किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जाता है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए लोकसभा में शुरू किया गया तो दोस्तों आधे से ज़्यादा सदस्यों का उस पर दोस्तों वोटिंग होना चाहिए। फिर दोस्तों उसको 14 दिन के लिए दूसरे घर में भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा घर जो है उसके ऊपर जांच शुरू कर देता है कि राष्ट्रपति ने क्या उल्लंघन किया है। अब दोस्तों राष्ट्रपति के पास अपने केस में लड़ने की पावर आ जाती है कि अब वो अपना डिफेंड शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर दूसरे घर में भी पास हो गया वो चीज़ तो दोस्तों फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अभी तक आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों ये है कि शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों यूनियन संघ के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, मतलब ही इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक दोस्तों, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक दोस्तों, और दोनों सदनों को 2 अवसरों पर संबोधित करता है। ठीक दोस्तों, पहला बजट सेशन, मतलब जब भी वित्तीय सेशन चलता है वित्तीय सत्र के पहले दिन पर। और दोस्तों आफ्टर द न्यू हाउसेज हैज़ बीन फॉर्म्ड, मतलब दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है और लोकसभा की कैबिनेट के जो स्पीकर होता है उसके चुनाव के बाद ही राष्ट्रपति का भी भाषण होता है। ठीक दोस्तों, तो इन 2 अवसरों पर राष्ट्रपति भाषण हमारा देता है। अब दोस्तों ये है क्षमा करने की शक्ति, पार्डनिंग पावर, मतलब कोई भी जो क्रिमिनल हो या अपराधी हो एक बार इस राष्ट्रपति की अपील दायर करता है तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है पार्डनिंग पावर की, वो किसी को भी माफ़ कर सकता है एज पर केसेस। और दोस्तों तो ये इसके बारे में डिटेल में नहीं गया हूँ, जब डिटेल में जाना दोस्तों आप बुक को रिफर करके पढ़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पावर से पार्डनिंग पावर होती है दोस्तों। ठीक, अगला पावर है दोस्तों राष्ट्रपति के पास और अध्यादेश जारी करने का, टू इशू ऑर्डिनेंसेस। तो दोस्तों ये ऐसा किसी अध्यादेश को वो जारी करता है, फिर दोस्तों ऐसे किसी अध्यादेश को फिर दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, मतलब कि अगर राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश लागू किया उसके बाद वो फिर लोकसभा राज्यसभा में जाता है पास होने के लिए, अन्यथा वह लैप्स हो जाता है। और अगर दोनों घरों ने पास नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि इसके पास खाली नॉमिनल पावर होती है। ये जो मैंने टर्म लिखा था नॉमिनल पावर, इसीलिए दोस्तों कि रियल में उसके पास कोई पावर नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अध्यादेश जारी कर तो सकता है, लेकिन उसके बाद उसको दोनों घरों में डाला जाएगा, दोनों घरों सदनों में वो पास होना चाहिए।
और अगर अन्यथा वो लैप्स मतलब कैंसिल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि राष्ट्रपति के पास खाली नॉमिनल पावर्स, रियल पावर्स हैं जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, असली ताकत मंत्रिपरिषद के हाथों में है। और इसी मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। अब दोस्तों तो और दोस्तों ये लैप्स हो जाता है। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति की सीट खाली है तो दोस्तों 6 महीने के भीतर खाली होने से उसका चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक दोस्तों। और एक पॉइंट जो मैंने यहाँ छूट गया दोस्तों, कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं तो दोस्तों सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो देखता है। तो ये दोस्तों चैनल है। राष्ट्रपति नहीं है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति देखेगा उसके न रहने पर। दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज देखेगा। तीनों नहीं है तो दोस्तों जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसका सुप्रीम कोर्ट का वो देखेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये ओथ ऑफ ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शपथ, ओथ ऑफ ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट उसको ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलवाता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ओथ ऑफ ऑफिस इसलिए दोस्तों को मैंने 2 बार लिखा है। ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ये रिजाइन करता है दोस्तों तो उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देता है। ठीक है दोस्तों। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। ठीक दोस्तों। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जो दो बार लगातार, मतलब बैक टू बैक, मतलब लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हमारे देश के। और दोस्तों ये 2 नाम मैंने लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और FA अहमद। ये दोस्तों ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जो इनकी ऑफिस में ही डेथ हुई थी। ठीक दोस्तों। और दोस्तों नीलिमा संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, मतलब नीलिमा संजीव रेड्डी वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। ठीक दोस्तों। तो ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे नीलिमा संजीव रेड्डी। और दोस्तों 1997 में KR नारायणन के चुनाव में ही पहली बार दिल्ली और पांडुचेरी के MLA ने भाग लिया था। इसके पहले दोस्तों MP और MLA ही होते थे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य। लेकिन उसके बाद 1997 से दिल्ली और पांडुचेरी के भी MLA भाग लेने लगे। तो पहली राष्ट्रपति जो थे जो KR नारायणन थे, जिनके टाइम पे ये दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिजाइन किसको देता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। ठीक दोस्तों। और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतलब MP, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब MLA, और दोस्तों दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य। ठीक दोस्तों। तो ये हो गया राष्ट्रपति का दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम रोज़ की तरह है कि आज मैंने दोस्तों करंट अफेयर्स के 4-5 पॉइंट ही डाले हैं, क्योंकि पार्ट 5 का भी देखना था। तो दोस्तों ये एक खिलाड़ी है ललाइनजुआला चिग्नाटे। ये फुटबॉल के कोई खिलाड़ी वे रिसेंटली वो न्यूज़ में थे लास्ट वीक। तो ये आप दोस्तों ये नाम याद रख सकते हैं। आपसे पूछेगा कि ललाइनजुआला चिग्नाटे किस के खेल से, स्पोर्ट से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों ये है फुटबॉल। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों एक हॉकी का प्रो लीग हुआ था, FIH हॉकी प्रो लीग 22-23 सीजन किसने जीता है दोस्तों? तो नीदरलैंड ने। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और दोस्तों एक अभी केरल में एक जिला है दोस्तों एलापूजा, तो वहाँ एक लड़के की दोस्तों अजीबोगरीब चीज़ से मृत्यु हो गई थी। तो जब डॉक्टरों ने जांच किया तो उसके अंदर दोस्तों एक अमीबा पाया गया, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, दिमाग खाने वाला कीड़ा है कह सकते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो दोस्तों उसका नाम क्या था? नेग्रिल फॉलेरी। ठीक है दोस्तों। तो ये अब ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। और केरल के आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये वायरस कहाँ पे इसका भी देखा गया लक्षण दोस्तों? केरल में, केरल के एलापूजा डिस्ट्रिक्ट जिसका पुराना नाम एलेप्पी है, वहाँ पे एक लड़के की डेथ हो गई थी इसी वायरस के कारण, अमीबा के कारण, नेग्रिल फॉलेरी। ठीक है दोस्तों, ब्रेन ईटिंग वॉर्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों वर्ल्ड किश्वाही लैंग्वेज डे, ये भी कुछ नया टर्म डे मनाया जाता है 7 जुलाई को। वर्ल्ड किश्वाही लैंग्वेज डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों CEO ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स किसको चुनाया गया है? कृष्णन मिश्रा को। ये अपना कार्यकाल 1 अगस्त से शुरू करेंगे। तो ये सब मतलब दोस्तों ये सब पर्सनालिटी या फैक्ट्स है जो रिसेंटली बहुत चर्चा में थे, मतलब पिछले हफ्ते हैं, अभी 4-5 दिन पहले। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट करके लिखिए।
CEO ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स कौन है? कृष्णन मिश्रा। और दोस्तों एक भारत कंपनी है LNC इंडिया लिमिटेड, इसको दोस्तों एक टाइमली पेमेंट का अवार्ड मिला है, टाइमली पेमेंट CPSE 2023 का NLC इंडिया लिमिटेड को। ठीक है दोस्तों, भी लास्ट वीक ही मिला है इसको। और दोस्तों उड़ीसा में जो इसके CM है नवीन पटनायक, उन्होंने एक एकामारा प्रोजेक्ट शुरू किया है, एकामरा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में क्या है दोस्तों, लिंगराज मंदिर जो कि 11वीं शताब्दी का बहुत बड़ा मंदिर है, लिंगराज मंदिर, इसको रिनोवेट करेंगे, रिडेवलपमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो दोस्तों जैसा कि आज हमने देखा, आज हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की। 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, भाग 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़, और दोस्तों भाग 5 शुरू किया, संघर्ष उसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में जाना, उसका चुनाव कैसे होता है, उसके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। ठीक दोस्तों, तो उसको ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप ज़रूर रिवाइज़ करें। और मैं आपसे लगातार कहता रहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं मेरे वीडियोज़ के थ्रू, मेरे चैनल पर या अपनी बुक्स में, उसको दोस्तों रिवाइज़ ज़रूर करते रहें, क्योंकि बिना रिवीजन के, जैसा कि मैंने पहले था दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते हैं तो अगले 24 घंटे में हमें खाली उसका 20% ही याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको रिवाइज़ ज़रूर करते रहें। और करंट अफेयर्स में और जोड़ डालूंगा, अभी तो आप आज के लिए इतना ही है दोस्तों। हम कल हम अपना भाग 5 को कंटिन्यू करेंगे और इसको उपराष्ट्रपति और जो भी आगे हैं उसको डिस्कस करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे रहे हैं, और जो भी आपके डाउट्स उसको कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर डालें, क्योंकि जब तक आप मुझसे जुड़ेंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे वीडियो में क्या खामी है या मेरे पढ़ाने में कोई गलती है। क्योंकि दोस्तों नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता दोस्तों। तो आप अगर कमेंट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे दोस्तों, तो मुझे इंप्रूवमेंट मिलती रहेगी और आपको अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताता रहूँगा। आप भी मुझे बता सकते हैं कि सर आप अपनी वीडियो में ये चीज़ डालिए, ऐसे करिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।